अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं रिस्क कवर्स को। रिस्क कवर्स वो पर्सन जो एक ख़ास लेवल का रिस्क लेने को एक्सेप्ट करते हैं, उससे ज़्यादा रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। Given a choice between two assets with equal rates of return, most investors will select the assets with the lower level of risk। ठीक है। वो उस लेवल से ज़्यादा रिस्क की तरफ मूव नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने इस लेवल का रिस्क जो है जी उससे ठीक है हम ले लेंगे, ठीक हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। देखो, हमने बात की थी कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क लवर होते हैं, और तीसरा रिस्क न्यूट्रल होते हैं। रिस्क न्यूट्रल जो रिस्क की तरफ आते ही नहीं, हल्का सा रिस्क होता है वो वैसे ही दूर हो जाते हैं। और रिस्क लवर वो होते हैं जो कहते हैं जितना ज़्यादा रिस्क हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी होता है। देन आ गया जी रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स वो पर्सन होते हैं जो एक ख़ास लेवल का रिस्क चूज़ करते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा के लेवल पर रिस्क की तरफ वो मूव नहीं करते। जब उन्हें आप एक से ज़्यादा चॉइसेस दे दो, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि गिवन है 2 चॉइसेस, कि जब आप उन्हें 2 चॉइसेस दोगे तो वो क्या करेंगे, वो उस की तरफ जाएंगे, उस रिटर्न की तरफ जाएंगे जो कम रिस्क पर ज़्यादा होगा। ठीक है, दोनों में से उस सिक्योरिटी को चूज़ करेंगे कि जिसके अंदर रिटर्न ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। रिस्क होता कि हमने ये पास में पढ़ा भी था, दोबारा उसे करते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम, कि हमें ये नहीं पता कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो फ्यूचर के अंदर इससे जो रिटर्न आना है, जो हमें प्रॉफिट होना है वो कितना होगा, उसकी जो अनसर्टेनिटी है वही रिस्क होती है। ठीक हो गया जी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स आउटकम, या यूँ कह रहे एक तो ये कि मतलब फ्यूचर में जो रिस्क आना है उसके फ्यूचर में जो रिटर्न आपको मिलना है उसकी अनसर्टेनिटी, उसकी गैर यकीनी की सूरत हाल, वो रिस्क होता है। या दूसरे हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें नुकसान होने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो भी रिस्क कहलाती है। हम इस पे कुछ अजम्पशंस की बेस के ऊपर जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि एज एन इन्वेस्टर यू वांट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, कि इन्वेस्टर की कोशिश रिस्क अवर्जन के तौर पर यही होती है कि वो मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सके एक लेवल ऑफ रिस्क तक, उससे ऊपर ना जाए। बल्कि वो ये कहते हैं कि यार इतना रिस्क ठीक है, इतने रिस्क के अंदर देखो कहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, देन वो उसको चूज़ करने की तरफ जाता है। ठीक है जी। और देखो, नॉर्मली एक इन्वेस्टर जो होता है वो एक ही चीज़ की इन्वेस्ट करके तो नहीं बैठा रहता। अगर आप भी कहीं कि जी मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये तो नहीं कि आप एक ही चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं, आगे पीछे हाथ पाँव ही नहीं लगाते। डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मली एक से ज़्यादा एसेट्स में ट्रेड करते हैं, एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक। और यही जब इन्वेस्टर एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है तो ये जो बंडल बन जाता है उसका एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ का, इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो एक रेंज होती है इन्वेस्टमेंट की, हेड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई अदारा या जो पर्सन होता है वो रखी बैठा होता है, जो उसने इन्वेस्ट किया होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 7 सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया, तो ये 7 आपकी हो गई पोर्टफोलियो। ये 7 को इकट्ठा करेंगे तो ये आपका एक पोर्टफोलियो होगा। किसी ने 13 के अंदर किया, किसी ने 20 के अंदर किया, तो जो जितनों के अंदर कर गया वो उतनी वो सारी की सारी सिक्योरिटीज़ का जो कंबाइन है वो कहलाएगा एक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिंपल सा एक बंडल है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए बैठे। ठीक है जी। और जो रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स फॉर एसेट्स इन द पोर्टफोलियो इज़ इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली जब आप एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देन आपका जो रिटर्न आएगा वो अहमियत रखेगा। देखो, ऐसा भी हो सकता है एक सिक्योरिटी का रिटर्न ज़्यादा हो, दूसरी इन्वेस्टमेंट का, दूसरी सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो कम हो। ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज़ आपने सेलेक्ट की हैं, आपने जिन जिन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की है, उन सारों से आपका रिटर्न कितना आता है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। और वो उसी की बेस पर आप अपने फ्यूचर में पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेंगे।
A good portfolio is not simply a collection of individually goods investments. एक अच्छा पोर्टफोलियो ऐसा नहीं होता कि आपने बस मुंह उठा के कुछ सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा जो पोर्टफोलियो होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को इस तरीके से मैनेज करके बनाया जाता है कि अगर एक के अंदर लॉस हो तो दूसरी से फ़ायदे से उसे ओवरकम किया जा सके। देखो, प्राइमरी कोशिश हर किसी की यही होती है कि अगर उसने 10 सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया तो वो जो 10 की 10 है वहाँ से रिटर्न आए, ठीक हो गया। बट देखो, चांस ऑफ लॉस तो है क्योंकि ये फ्यूचर है, रिस्क तो है। तो रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम कुछ स्टेप्स उठाते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से एडजस्ट करें, इस तरीके से उसे मैनेज करें कि हमारा जो रिटर्न है उसको कम से कम चांसेस ऑफ लॉस हो। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उन्हीं को फर्दर डिस्कस करते हैं। उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास पोर्टफोलियो थ्योरी प्रेजेंट की गई मार्कोविक्स की तरफ से। मार्कोविक्स वो फर्स्ट पर्सन था जिसने पोर्टफोलियो की थ्योरी के बारे में इसको एक्सप्लेन किया। उससे पहले भी पोर्टफोलियो था, उससे पहले भी इन्वेस्टमेंट थी, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते थे। बट वो एक पोर्टफोलियो के अंदर एसेट्स को कैसे मैनेज करना है, एसेट्स को किस तरीके से पुट करना है, ये जो मैनेजमेंट थी और ये जो पुटिंग थी, ये फर्स्ट टाइम मार्कोविक्स ने प्रेजेंट की। ये मार्कोविक्स वो स्पेशल पर्सन था जिसने ये फर्स्ट टाइम कहा कि भाई हम इस तरीके से पोर्टफोलियो को अगर मैनेज करें तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। स्टार्ट के अंदर जब 1957 अप्रोक्सीमेटली 50 जो बनती हैं, 1950 का जो दिहाई थी उसके अंदर इसने ये थ्योरी पेश की थी। उस टाइम इतना ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली शुरू के अंदर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता इसने वर्किंग की। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे दूसरे लोगों ने इसकी थ्योरी को एनालाइज किया तो वैसे वैसे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसका काम जो है वो बड़ी एक अहमियत का हामिल काम है। तो देन आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलैरिटी की तरफ किया और फिर इसी बेस पर इसे नोबेल प्राइज़ हुआ। तो ये सारा कुछ मार्कोविक्स का है। मार्कोविक्स की पोर्टफोलियो की थ्योरी को ही फिर लेकर आगे बहुत से और लोगों ने बहुत सी थ्योरीज पेश की। आप जानते हैं तकरीबन हमारे पास फाइनेंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 14 जो है वो थ्योरीज हैं जिनकी बेस पे पूरी की पूरी फाइनेंस चल रही है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जो है वो ये आपकी मार्कोविक्स पोर्टफोलियो थ्योरी है, ठीक है। मार्कोविक्स पोर्टफोलियो थ्योरी बहुत हो गया, इसकी बेस पे बहुत काम हुआ, इसी की बेस पर फिर आगे शार्प ने कैपम डेवलप किया, इसी की बेस पर फर्दर सारे के सारे प्रोसेसेस हुए। तो बाद में इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इसके काम को एक्सटेंड करते हुए और बहुत से लोगों ने आगे बहुत सी नई डेवलपमेंट की। मार्कोविक्स ने ये जो प्रेजेंट की थी पोर्टफोलियो थ्योरी, इसने उस टाइम एक बात बोली थी। सबसे पहले जो इसका बेसिक पैटर्न था वो ये था कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सारे के सारे अंडों को एक टोकरी में ना रखो। अगर आप एक ही आप जो प्राइमरी था कि आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, वो ये था कि भाई आप जितना बनिएगा, कि जो मेरे पास 10 लाख है, मैं 10 का 10 लाख एक ही इन्वेस्टमेंट में ना लगा दूँ, एक ही शेयर्स की परचेज़ में ना लगा दूँ, एक ही कंपनी के शेयर्स खरीदने में ना लगा दूँ, एक ही चीज़ परचेज़ करने में ना लगा दूँ, बल्कि मुझे उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों में लगाना चाहिए। मुझे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ना कि मुझे सिंगल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। देखो, अगर आप ये करते हो, आप एक शॉपर लेते हो, उसी के अंदर आप ये सारे के सारे अंडे डाले हैं और आप चलते हो, शॉपर फट गया, सारे अंडे गिरेंगे, आपका मुकम्मल लॉस हो जाएगा। वहीं पर अगर आप ये कहते हो कि आधे अंडे एक शॉपर में, आधे एक शॉपर में, आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिए। अब अगर एक शॉपर फटता भी है तो दूसरे शॉपर के अंडे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपके चांसेस, यानी कि देखो अब ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई ना, ठीक है, कि भाई पहले एक शॉपर फटने का चांस था, अब यहाँ पे इकट्ठे 2 शॉपर्स फटने के चांसेस। सारी बात है उतने तो नहीं होंगे, ज़रूरी तो नहीं दोनों ही शॉपर गिरे होंगे, दोनों ही शॉपर के फटने के। तो यही बात इसने की थी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अपनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो मनी है, उनको एक ही टोकरी में ना रख लो, बल्कि मुख्तलिफ़ टोकरियों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करो, ताकि अगर किसी एक से कोई ज़्यादा लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, तो जो बाकी की है वो तो आपको रिटर्न दे देना। और यही बेसिक पोर्टफोलियो का कंसेप्ट है, यही बेसिक है कि पोर्टफोलियो वो जो बंडल है कि आप एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो,
ताकि अगर किसी एक में लॉस हो तो बाकी की तरफ से तो रिटर्न का हो ना। ऐसा ना हो कि आपने सारे का सारा पैसा एक ही बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया, वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया, देन आप मुकम्मल तौर पर ज़ीरो पे चले गए, आप बिल्कुल लॉस पोजीशन में आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। माइक्रोविक्स का जो सबसे बुनियादी काम था वो यही था कि आपको पोर्टफोलियो करना चाहिए, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट इससे पहले भी ये पोर्टफोलियो का कंसेप्ट जनरली चलता था दुनिया में, ठीक है। जब इसने प्रेजेंट किया तो देखा जाए तो बेसिकली ये इसका ज़्यादा मतलब ये काम था जो इसने बताया, बट ये मोस्ट पॉपुलर काम नहीं था। मोस्ट पॉपुलर पॉइंट इसका दूसरा था कि इसने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया, इसने रिस्क की डाइवर्सिफिकेशन को एक्सप्लेन किया। इसने ये कहा कि आप जब कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उससे जो रिस्क है, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो आपको रिस्क फेस करना पड़ रहा है, आप उसे कम कर सकते हैं। इसने उस रिस्क की एक्सप्लेनेशन की, उस रिस्क को एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि वो जो रिस्क दो टाइप्स का है, दैट इज सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। इसने रिस्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक के अंदर। इसने कहा कि भाई आपके पास दो टाइप्स के रिस्क होते हैं, आप दो तरीके से अपनी ये अगर इन दो रिस्क को आप देखो तो इन दो के ज़रिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हो। नंबर वन है सिस्टमैटिक रिस्क, जो एक सिस्टम के तहत आता है, जो एक सिस्टम की वजह से आता है। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ देन वापस आऊँगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो पर आपने इन्वेस्ट किया है ये उसका रिस्क है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये उसका रिस्क है। ये रिस्क कहलाता है सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक हो गया। ये सिस्टमैटिक रिस्क है जो एक ख़ास एसेट का है, जो एक ख़ास सिक्योरिटी का, एक ख़ास बिजनेस का है। दूसरी साइड पर अनसिस्टमैटिक जो रिस्क है वो रिस्क है जो कि पूरी की पूरी पोर्टफोलियो को डिस्कस कर रहा है। ठीक है जी, वो पूरी की पूरी उस पोर्टफोलियो की तरफ जा रहा है, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा है कि भाई यहाँ पर आपको कितना लॉस होगा इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर आपको कितना लॉस हो सकता है। ठीक है जी। तो ये था कि पूरी की पूरी मार्केट आपको कैसे फेस करेगी, पूरी की पूरी मार्केट का जो लॉस है। ठीक, अब ये जो पूरी की पूरी मार्केट का लॉस है, देखो ये डिवर्सिफाइबल होता है। क्यों? आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। आज सिस्टमैटिक रिस्क में डेफिनेशन अगर करूँ तो सिस्टमैटिक, वापस चलते हैं, सॉरी यहाँ पर तो सिस्टमैटिक रिस्क को अगर मैं करूँ तो सिस्टमैटिक रेफर्स करता है रिस्क इनहेरेंट टू द इंटायर मार्केट और मार्केट सेगमेंट। सिस्टमैटिक आल्सो नोन एज अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। हम ये भी कहते हैं कि हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। ये मार्केट रिस्क के नाम से भी जाना जाता है कि ये पूरी पूरी मार्केट फेस कर रही है, ये वो पूरा फेस कर रहा है। तो आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप इसको कम कर सकें। जैसे देखो रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, स्टॉक एक्सचेंज की जी कोरोना या स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस कम हो गई। अब आपने किसी भी मतलब सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट किया है, कोई मैटर नहीं करता, आपने नेस्ले में किया है, आपने वो जी TPI में किया है, आपने यूनिलीवर में किया है, आपने टेक्सटाइल सेक्टर में किया है, जब पूरी पूरी मार्केट ही डाउनफॉल में चली गई तो देन अब आप तो जिसमें भी इन्वेस्ट किया है, जितनी मर्जी मुख्तलिफ में किया, आप उसको तो नहीं ख़त्म कर सकते। तो ये हमारे पास अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है कि जिसे हम आगे ख़त्म नहीं कर सकते। देन दूसरा हमारे पास आ जाता है सिस्टमैटिक रिस्क। वो ऐसा रिस्क होता है कि जिसको हम कहते हैं कि ये मार्केट बेस्ड रिस्क, सॉरी एसेट बेस्ड रिस्क है। ठीक हो गया। जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क इज वल्नरेबिलिटी टू इवेंट्स व्हिच अफेक्ट एग्रीगेट आउटकम्स सच एज बोर्ड मार्केट रिटर्न, ये वो। तो ये आपका सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, इसने दो रिस्क के अंदर उसे डिवाइड किया। ठीक हो गया। इसने कहा कि आपके पास हर एसेट के रिस्क के अंदर एक पोर्शन ऐसा होता है जिसे आप कम कर सकते हैं, एक रिस्क ऐसा होता है जिसे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसे आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो वो जो पोर्शन है, वो जो डिक्रीज़ हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं कि अगर आप मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्ट करो, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, आप अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करो। लेट्स अज्यूम आपने 10 सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया,
अब आपने 10 सिक्योरिटीज़ के अंदर किया है, तो देखो अगर एक सिक्योरिटी लॉस की तरफ जा रही है तो आपको दूसरी सिक्योरिटी से प्रॉफिट होने का फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर एक से लॉस भी हो गया, दूसरी से फ़ायदा हो गया, तो ओवरऑल आपका थोड़ा सा नेट जो है वो आपको लॉस से बच जाओगे, नेट आप एक लेवल पर आ जाओगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आप अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। हाँ, फंडामेंटल रिस्क वर्सेस सिस्टमैटिक रिस्क है। फंडामेंटल रिस्क कंप्राइजेज बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड कंट्री रिस्क, जो हमने पहले भी ये पढ़े हुए थे फर्स्ट लेक्चर में। देन सिस्टमैटिक रिस्क है, जिसके अंदर इंडिविजुअल एसेट्स को हम टोटल वेरिएंस एट्रीब्यूटेबल टू वेरिएबिलिटी ऑफ द टोटल मार्केट पोर्टफोलियो उस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। मार्कोविक्स ने अपनी थ्योरी कुछ अजम्पशंस की बेस पर की थी। नंबर 1 उसकी अजम्पशन ये है कि इन्वेस्टर्स कंसीडर ईच इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव एज बीइंग प्रेजेंटेड बाय अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ओवर सम होल्डिंग पीरियड। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जब एक सिक्योरिटी को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अर्से तक उसे होल्ड करते हैं, तो उससे जो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है उसे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रोबेबिलिटी के तहत उसे मेजर करते हैं। सेकंड assumption थी, investors minimize one period expected utility and their utility curves demonstrate diminishing marginal utility of wealth। इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को यूटिलाइज करते जाते हैं तो यूटिलिटी डिमिनिशेस होती जाती है, यूटिलिटी कम होती जाती है, उससे आपको जो बेनिफिट होता है वो कम होता जाता है। देखो अगर आपको फर्स्ट टाइम आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, आपको बेनिफिट हुआ, रिटर्न आया 10,000, दोबारा आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, दोबारा भी उससे 10,000 आता है, तो अब इस 10,000 की आपको वो खुशी नहीं होगी जो फर्स्ट टाइम 10,000 की हुई थी। वो तो प्रॉफिट उतना ही है, सेम वैल्यू का प्रॉफिट हुआ, बट अब आप उससे ज़्यादा रिक्वायर करते थे 10,000 से, क्योंकि ऑलरेडी आपको 10,000 हो चुका था। थर्ड है, इन्वेस्टर एस्टिमेट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पोर्टफोलियो का रिस्क मेजर करते हैं ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, के जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर में रिटर्न आता है वो कितना वेरी कर सकता है। हम ये सोचें कि मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% उस पर रिटर्न आएगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार ये 10 की बजाय 9 या 8 या 11 या 12 भी हो सकता है। तो अब ये क्या है, ये वेरिएबिलिटी है कि ये कितना चेंज हो सकता है। द नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसकी assumption 4, इन्वेस्टर्स बेस डिसीजन solely on expected return and risk, so the utility curves are a function of expected return and the expected variance of returns only। इन्वेस्टर बेस डिसीजन solely on expected return and risk। इन्वेस्टर जो है वो इन्हीं दो भी चीज़ों की बेस पर डिसीजन कर रहा होता है कि कितना रिस्क लेना है और इस रिस्क के अंदर किस हद तक मैंने रिटर्न को बर्दाश्त करना है। लिहाजा उनकी जो यूटिलिटी कर्व्स होती हैं, जो उनको बेनिफिट यानी कि जो फ़ायदा उठाना होता है उन्होंने, वो फंक्शन होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड वेरिएंस, यानी कि जो रिस्क होता है, रिस्क को हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से नॉर्मली मेजर करते हैं। ठीक हो गया जी। For a given risk level, investors prefer higher returns to lower returns. Similarly, for a given level of expected return, investors prefer less risk to more risk। डेफिनेटली बात है, अगर मेरे पास दो सिक्योरिटीज़ हैं, या कंज्यूम एक यूनिलीवर का एसेट है और एक नेस्ले का है, दोनों की प्राइस है 1,000, ठीक है। अब यूनिलीवर जो है वो मुझे पता है दोनों से जो रिटर्न आना है, कंज्यूम वो भी 10% है, ठीक है, यानी कि 1,000 के ऊपर 100 दोनों से मुझे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा दोनों पर 10% है, ओके। बट जो यूनिलीवर है उसके ऊपर मुझे रिस्क ज़्यादा लग रहा है कि यार यूनिलीवर की जो पास्ट की भी अगर मैं परफॉर्मेंसेस देखूं तो वो कभी 6% पे भी चला जाता है, कभी 15 पे भी चला जाता है, ठीक है, मतलब कभी ज़्यादा ऊपर भी चला जाता है लेकिन कभी बहुत नीचे भी चला जाता है। दूसरी साइड पे जब मैं नेस्ले को देखता हूँ तो नेस्ले 9, 10, 11 इसी रेंज में रहता है, ठीक है। तो देन मेरे लिए कौन सा बेटर है? डेफिनेटली बात है यूनिलीवर में रिस्क ज़्यादा है, नेस्ले में रिस्क कम है, ठीक है, रिटर्न दोनों में सेम है। तो जब दो ऐसे एसेट्स हों जिनका रिटर्न सेम हो तो इन्वेस्टर हमेशा कम रिस्क वाले एसेट्स को चूज़ करने की तरफ जाता है, यानी कि मैं यूनिलीवर का जो 6 से 15% तक जगह जाता है उसको चूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं नेस्ले की तरफ जाऊँगा जिसकी रेंज 9 से 11 है, कि यहाँ पर जो रिस्क है वो कम होकर 9 तक जा रहा है, जबकि यूनिलीवर में रिस्क जो है वो 6% तक जा रहा है। तो ये
अजम्पशंस है पोर्टफोलियो थ्योरी की जो मार्कोविक्स ने पेश की, इसके अंदर इसने इन्हीं चीज़ों की बेस पर आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन की। थोड़ी सी और इसको एक्सप्लेन अगर मैं करना चाहूँ तो इसने बेसिकली जो आपका पोर्टफोलियो रिस्क था जो उसको मैयर किया था मार्कोविक्स ने, इसने उसके वेरिएंसेस को मैयर करने का तरीका बताया, ठीक। देन फिर इसने ये भी बताया कि आप किस तरीके से ये वेरिएंसेस फाइंड करके यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके रिस्क को फाइंड करके देन किस तरीके से आप उनको पुट करो कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बेस्ट एफिशिएंट हो जाए, एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन जाए, ठीक है। उसका फार्मूला, उसको डिराइव करना, उसको एक्सप्लेन करने का, वो भी सारा का सारा कंसेप्ट इसने मार्कोविक्स ने पेश किया था। देखो आपने 10 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब 10 ऐसी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो जिनके अंदर रिस्क कम है, ठीक है। तो आपके पास सारे का टोटल ओवरऑल रिस्क कम आ गया, ठीक है। और ये 10 आपने वो चूज़ कर ली जिनके अंदर रिटर्न ज़्यादा है, ओके हो गया। बट इतने पे बात ख़त्म नहीं होती, हमारे पास वन मोर थिंग आ जाती है कि भाई आपने ऐसी 10 सिक्योरिटीज़ ली हैं, आपने ऐसी 10 सिक्योरिटीज़ ली हैं कि जिनके अंदर रिस्क तो कम है, रिस्क तो मिनिमाइज है, बट आपका जो रिटर्न है वो आपने मैक्सिमम चूज़ कर लिया, ओके। बट लेट अज्यूम मैं ये कहता हूँ कि 10 की 10 आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी वो टेक्सटाइल सेक्टर में कर दी। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में कोई ऐसा ड्रॉबैक आता है जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री बैठ जाती है, तो देन क्या होगा? आपकी 10 की 10 इन्वेस्टमेंट डूब गई, ठीक। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है कि जहाँ पर आपको उनका ओवरऑल एक दूसरे के साथ जो रिस्क है उस रिस्क को, उन सिक्योरिटीज़ के रिस्क को एक दूसरे के साथ भी आपने मेजरमेंट की तरफ जाना है, एक दूसरे के साथ भी आपने मैनेज करना है। उसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। Using these five assumptions, a single asset or portfolio of an asset is considered to be efficient if no other asset or portfolio assets offer higher expected return with the same risk or low risk with the same expected return, ठीक है। ये तो हम बात कर चुके हैं कि आप पोर्टफोलियो इसी बेस पर डेवलप करते हैं, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि रिस्क को मैयर करने के किस तरह तरीके हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पर रिस्क को मैयर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बेस पर हम रिस्क को मैयर करते हैं। रेंज ऑफ रिटर्न्स के किस तरीके से आपने करना है, सॉरी ये पीछे चला गया, 1 मिनट, ओके जी। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप उसे मैयर करते हैं। रेंजेस ऑफ रिटर्न आप देखते हैं, रिटर्न्स बिलो एक्सपेक्टेशन है, सेमी वेरिएंस अ मैयर दैट ओनली कंसीडर डेविएशन बिलो द मीन, ठीक है। ये भी वेरिएंस की एक टाइप है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि कौन ज़्यादा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी है कि इसे हम सेमी वेरिएंस का नाम देते हैं। ये सिर्फ जस्ट इतना कंसीडर करते हैं कि भाई आपके मीन से कम तो नहीं आ रहा। दूसरा है दीज मेजर्स ऑफ रिस्क इम्प्लिसिटली assume that investors want to minimize the damage from returns less than some target rate। एक टारगेट रेट होता है, एक लेवल होता है जहाँ तक वो कहते हैं कि ठीक है यार हम इतना तो बर्दाश्त कर लेंगे, उस लेवल तक तो वो बर्दाश्त करते हैं, बट उससे जब ऊपर की बात आती है तो वो उसको एक्सेप्ट करने पर तैयार नहीं होते, वो उसको कबूल नहीं करते, ठीक। नेक्स्ट इसी से मार्कोविक्स पोर्टफोलियो से ही है एफिशिएंट मार्केट फ्रंटियर। अब जब इसने कहा कि जी आप एक लेवल तक आप करते हो कि जी एक इन्वेस्टर जो है उसे चूज़ करना चाहिए एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क देकर मैक्सिमम रिटर्न देने वाली सिक्योरिटीज़, ठीक है। अगर दो ऐसी सिक्योरिटीज़ है जिनका रिस्क सेम है लेकिन एक का रिटर्न ज़्यादा है दूसरे का रिटर्न कम है, तो डेफिनेटली आप जिसका रिटर्न ज़्यादा है उसको चूज़ करने की तरफ जाओगे। अगर दो ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जिनके रिटर्न सेम है बट एक का रिस्क ज़्यादा है एक का रिस्क कम है, तो आप फिर सेम रिटर्न के ऊपर कम रिस्क वाली सिक्योरिटी की तरफ मूव करोगे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को बेस करते हुए एक एफिशिएंट मार्केट फ्रंटियर पेश किया गया। In modern portfolio theory, the efficient frontier is an investment portfolio which occupies the efficient parts of the risk-return spectrum. Formally, it is a set of portfolios which satisfy the condition that no other portfolio exists with the higher expected return but with the same standard deviation of return, यानी कि उस रिटर्न पर जो रिस्क है उसी सेम रिस्क के ऊपर इससे ज़्यादा रिटर्न वाली कोई सिक्योरिटी
नहीं है। ग्राफ में आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट अज्यूम ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या होगा कि देखो ये सारी की सारी जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स शो कर रहे हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। ये डॉट्स मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ को शो कर रहे हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न को लिया है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क, ठीक हो गया। तो ये ग्राफ है जो रिस्क और रिटर्न को शो कर रहा है, ठीक है। इस रिटर्न और रिस्क और रिटर्न की जो ग्राफ है, इसके अंदर हमने क्या किया, अब ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये सारे के सारे हमारे रिटर्न्स हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ के। लेट अज्यूम हमने एनालाइज़ किया 50 सिक्योरिटीज़ को, तो 50 सिक्योरिटीज़ की हमने यहाँ पर उनके रिटर्न और रिस्क को प्लॉट किया। तो ये डॉट जो है, हर डॉट ये शो करा रहा है कि यहाँ पर इतना रिस्क है और इतना रिटर्न है, ठीक हो गया। देन हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रा करते हैं जो ऊपर के, जो इन डॉट्स का जो ऊपर ऊपर वाली लाइन होती है उन सभी को टच करते जाते हैं, उन सभी को क्लिक करते जाते हैं, जो आपस में उन सभी डॉट्स को जोड़ रही है। ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारे पास एफिशिएंट मार्केट फ्रंटियर है। ये जो लाइन ड्रा हुई है इसे हम कहते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो फ्रंटियर या एफिशिएंट मार्केट फ्रंटियर, ठीक है। ये बेस्ट लाइन है जो आपको बेस्ट लेवल बता रही है कि इस लेवल के ऊपर, कि इस लेवल से ऊपर की आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पर आपका या तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा या फिर रिटर्न ज़्यादा होगा, तो दूसरी साइड पर रिस्क को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली आपको कंसेप्ट शो कर रही है कि यहाँ पर आपका सारा का सारा मैक्सिमम वैल्यूज़ है, ओके। इसी लाइन को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ऊपर डॉट्स पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, पहले नीचे वाले के देखते हैं। These dots represent portfolios that are inferior to the portfolios on the efficient frontier. They either offer the same returns but with more risky, or they offer less return for the same risk, ठीक हो गया। तो यहाँ पर रिटर्न कम है इस लाइन से नीचे, और यहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है जी। अब जबकि इनके ऊपर ये जो डॉट्स पे निशान है, इनके ऊपर वाले जो डॉट्स हैं वो देखो, अगर मैं रिस्क की बात करूँ, अगर मैं पीछे को आऊँ तो वहाँ पर रिस्क कम हो रहा है मगर रिटर्न थोड़ा सा ऊपर है। अगर आगे को जाऊँ वहाँ पे रिस्क बढ़ रहा है तो साथ साथ रिटर्न भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे फिर उनके अंदर किसी एक की चूजिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर अगर मैं एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो देन मैं वो ऊपर वाली चूज़ करूँगा कि जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली आपको इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देती है। ये लाइन बेसिकली आपको बताती है कि जी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, अगर आप इस लाइन तक इन्वेस्ट करते हो तो आप बेस्ट जो है वो अचीविंग की तरफ मूव कर जाते हो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। आपका गिवन लेवल ऑफ रिस्क का जो आपका रिटर्न होता है वो कितना मैक्सिमम हो सकता है उसके बारे में। देन जो ऊपर है वो ऊपर लिखा हुआ है, ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट एन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस ऑफ सिक्योरिटीज दैट मैक्सिमाइज द रिटर्न फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ रिस्क। एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पर हाईएस्ट जो रिटर्न वाली सिक्योरिटीज़ हैं वो आपकी इस लाइन के ऊपर ड्रा होती हैं, वो इस लाइन को टच कर रही हैं, इस लाइन की बेस पर शो हो रही है, ठीक हो गया। तो ये जो लाइन है ये वो सेट है पोर्टफोलियोज़ का डेट ऑफर highest return at a given level of risk or assume low risk for a given level of return, ठीक हो गया जी, क्लियर। अच्छा, मार्कोविक्स का एक और भी इसके अंदर था कि मार्कोविक्स ने ये जो रिस्क और रिटर्न मुहैया किया था, ठीक है, इसने कहा था कि व्हेन यू ऐड सिक्योरिटीज़ इन द पोर्टफोलियो, जैसे जैसे आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर सिक्योरिटीज़ को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे ही उसका रिस्क जो है वो कम होता जाता है। बट कब, मैंने अभी थोड़ी पहले बात की कि जी हम फ़र्ज़ करो कि हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हम ये कहते हैं कि जी हमने 10 सिक्योरिटीज़ लेगी, ओके हो गया, ठीक है। 10 सिक्योरिटीज़ हमने वो चूज़ कर ली जो हाईएस्ट रिटर्न हमें दे रही हैं एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क पर, वो भी ठीक हो गया। देन हमें ये भी तो देखना है कि उन सिक्योरिटीज़ का एक दूसरे के साथ क्या लिंक है। जैसे मैंने कहा कि आपने वो 10 की 10 सिक्योरिटीज़ टेक्सटाइल सेक्टर से ले ली और पूरे का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर ही बैठ गया, तो देन आप क्या करोगे, देन तो इस पोर्टफोलियो का कोई आपस में कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको ना हुआ। ये तो एक किस्म की एक सिंगल इन्वेस्टमेंट की तरह ही आपको रेट डूबा,
ठीक है। तो ऐसे के अंदर हमारे पास फिर इसने कहा कि आप पोर्टफोलियो के अंदर इस तरीके से अपने एसेट्स को पुट करो, इस तरीके से एसेट्स उनके अंदर मैनेज करो कि उनके जो को वेरिएंसेस हैं वो कम हो। उनके को वेरिएंसेस को आप देखो, आप उनके को वेरिएंस की बेस पर आप उनको इन्वेस्टमेंट करो, उनको पुट करो। अब ये जो को वेरिएंसेस थे उनकी तरफ हम देखते हैं, हमारे पास दो वर्ड होते हैं स्टैट के अंदर, एक होता है कोरिलेशन और एक होता है को वेरिएंस। ठीक है, एक होता है कोरिलेशन और दूसरा होता है को वेरिएंस। नॉर्मली हम इनको सेम डील करते हैं बट ये सेम नहीं है। को वेरिएंस क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं कि जब एक दूसरे के साथ दो चीज़ें मूव करेंगी, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों इकट्ठे मूव करें, तो देन हम कहते हैं दैट इज़ द को वेरिएंस। बट दूसरी साइड पर कोरिलेशन होता है कि जब एक में चेंज दूसरे में चेंज का बाइस बने, मतलब अगर एक बदलता है तो वो दूसरे को भी अपने साथ खींचे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं को वेरिएंस। अब देखो, अगर आप ये कहते हो, अब मैं इससे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ फिर उसमें जाते हैं। को वेरिएंस आपको बता रहा होता है बेसिकली डायरेक्शन कि किस सिमत में आपका ये लीनियर रिलेशनशिप दो चीज़ों के दरमियान जा रहा है। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान आपका ये जो रिलेशनशिप है ये किस सिमत में जा रहा है। अगर एक इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, या दोनों ही, अगर एक इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये जो चीज़ है ये आपको को वेरिएंस की वजह से पता लगती है। आपके पोर्टफोलियो में ऐसी सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए मोस्टली जिनका को वेरिएंस इन्वर्सली प्रोपोर्शन और नेगेटिवली को वेरिएंस हो। क्यों? उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर एक सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ेगा तो दूसरी साइड पे दूसरी सिक्योरिटी का रिस्क कम होने लग जाएगा। ठीक हो गया। जबकि जो दूसरी हमारे पास चीज़ होती है कोरिलेशन, वो इससे मुख्तलिफ है। कोरिलेशन आपको बेसिकली स्ट्रेंथ बता रही होती है दो चीज़ों के दरमियान, न्यूमेरिकली उसे मेजर करके। ठीक है जी, कि इनके दरमियान स्ट्रेंथ क्या। कोरिलेशन मोस्टली -1 से +1 की तरफ होती है कि जी कितनी ज़्यादा। +1 का मतलब है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, -1 का मतलब कि जी कम कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप कम है। ठीक है, जबकि को वेरिएंस आपको ये बता रहा होता है कि उनकी डायरेक्शन, अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे को जाएगा, या दूसरा भी उसके साथ ऊपर को बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो मार्कोविक्स ने को वेरिएंस बेस पे कहा, इसने कहा कि आप नेगेटिव को वेरिएंस वाली सिक्योरिटीज़ को चेक करें और उनकी बेस पर अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करें।